हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और चलिए हम पढ़ेंगे अपनी क्लास जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने कल बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। और ये कल वही वही पीडीएफ है। ये क्या हुआ था, पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे, कुछ टॉपिक। उसके अलावा प्रश्नों के प्रकार हमने जो बताया था वो भी पढ़ाने को रह गया था। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी पहले वही पीडीएफ हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास हम प्रश्नों के प्रकार की ले लेंगे। इसमें नहीं हमने ऐड किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वही सीरीज हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पहले उसके पहले हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ी थी। देखिए उसमें हमने पढ़ा था शैशवावस्था, है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अन्य चीज़ें पढ़ी थी। सहस्रावस्था में भी देखा था हमने क्या था, बहुत सी चीज़ें थी उसमें। क्या देखा था, एक एक बार मतलब पूरा रिकॉल कर लेते हैं माइंड में, बस यूं ही जो है कि उसमें क्या था कि अब देखिए विकास की अवस्थाएं दो होती हैं, ठीक है। क्या हमने कल बताया था कि विकास की जो है दो अवस्था है, दो स्टेज है, ठीक है। एक है आपकी प्रीनेटल और एक है पोस्टनेटल। ये भी आप लोगों ने याद रखा होगा कि क्या था, प्रीनेटल और एक होगी आपकी सॉरी पोस्टनेटल। इसमें भी हमने जो है देखिए प्रीनेटल के अंतर्गत और अन्य भी चीज़ें आती हैं। प्रीनेटल में भी तीन जो है स्टेजेस हैं, तीन प्रकार के, है ना, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की, ये आपके प्रीनेटल के अंतर्गत आती हैं। और जो उसके बाद जो जन्म से के बाद की अवस्था है वो पोस्टनेटल में। तो प्रीनेटल में भी देखिए कितनी होती है, तो इसमें भी तीन स्टेज है। पहली है बीजावस्था या डिम्बावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। फिर दूसरी स्टेज आती है हमारी भ्रूणावस्था की या एम्ब्रॉय पीरियड की। तो ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है हमारी, हमने कल ये पढ़ा है ना कि 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। और जो हमारी तीसरी अवस्था वो क्या है, 2 माह से लेकर के जन्म तक। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। और इसी को हम फिटस पीरियड भी कहते हैं। इतने तक का हमने शायद अच्छे से समझ लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होता, है ना। और अब जो है इसमें हमने और भी चीज़ें देखी थी। क्या देखा था, पोस्टनेटल, ठीक है। पोस्टनेटल भी हमने देखा था क्या, पार्टोनेट और नियोनेट। तो पार्टोनेट का हमने क्या बताया था कि जो इसमें भी कितने देखे थे आपने, तो इसमें 2 देखे थे। पार्टोनेट की अवस्था कब से कब तक होती है, जन्म से लेकर के 30 मिनट तक की, या कहीं के 15 से 30 मिनट भी लिखा रहता है। मतलब कि नाल कटने, वो जो है माँ से बच्चे को अलग करने तक का जितना समय होता है वो क्या होता है, वो पार्टोनेट कहलाता है। नियोनेट क्या होता है, जन्म से 30 दिन तक का जो समय होता है वो नियोनेट कहलाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये जो इसी में जो नियोनेट होता है, इसी में बच्चे को क्या करना होता है, समायोजन करना होता है। इसीलिए इसको समायोजन काल की अवस्था कहते हैं। इसी में उसको, जैसे कि जो हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है और जो अंदर गर्भावस्था के अंदर जो माँ के पेट के अंदर का टेम्परेचर, उसमें बहुत बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। जो उसका शरीर का ताप होता है उसको संतुलित करना होता है ना। और देखिए श्वसन क्रिया उसकी बहुत जो है अचानक से शुरू होती है। उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, अनेक मूल प्रवृत्तियां वो इसी में करता है। देखिए इससे भी प्रश्न बन सकता है ना कि जैसे समायोजन की अवस्था, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं समायोजन की अवस्था कौन सी है, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, तो हमारी नियोनेट में आएगी, है ना। मूल प्रत्यात्मक, यानी कि जो भी मूल चीजें उसके अंदर है वो भी डेवलप होंगी इसी अवस्था में। और जैसे वो श्वसन क्रिया भी, क्योंकि अंदर वो कैसा है, किस तरह से है, वो उसकी दूसरी सी पूरी लाइफ होती है। और जो बाहर आता है जब वो, तो उसका पूरा समायोजन करना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारी चीज़ें डेवलप होना बहुत ही उसके लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा समायोजन काल का समय होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझी। फिर उसके बाद हमने शैशवावस्था पढ़ा, 0 से 2 वर्ष की। फिर हमने पढ़ा बाल्यावस्था, 2 से 7 वर्ष, है ना। फिर किशोरावस्था जो है, ऐसे करके हमने सारी स्टेजेस पढ़ ली और भी कुछ अन्य चीज़ें हमने जानी। तो चलिए फिर अब इसके बाद जो है इसके आगे से हम पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से बताने का मेरा तात्पर्य था कि हमने ऊपर ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिवीजन भी थोड़ा अच्छे से हो गया। लेकिन देखिए जो भी चीज़ें हम बताते हैं प्रश्न के अलावा, प्लीज़ जो हम बोलते हैं, जो मेरी अन्य चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं उसको ध्यान करिए आप, उससे भी जो है बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। ये याद रखिए, मैं इतना ज़्यादा इस पर लिख नहीं सकती हूँ, बस जितना जो है हो सकता है मैं बोल करके आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, फिर तो चलिए हम आगे क्या पढ़ेंगे, युवा अवस्था, है ना, यंग एडल्टहुड, और परिपक्वावस्था यानी कि मेच्योरिटी, इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आप 36 क्या कह रहा है, युवा अवस्था, है ना, यंग एडल्टहुड की सामान्य आयु सीमा क्या है। तो देख लेते हैं, आइए सामान्य आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 16 से 24 वर्ष। देखिए आज तबीयत भी मेरी ठीक नहीं, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था और
खांसी इतना ज़्यादा आ रही है कि मेरा गला गला तो ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं कि जब तक हम करके 6-7 बार ना करें, पानी लौंग पता नहीं क्या क्या लेकर बैठते तो किसी तरह से पढ़ा पाते हैं। ये है मेरे गले का हाल। और आज तो चलिए फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, 18 से 25 वर्ष। फिर सी है 20 से 30 वर्ष, डी है 25 से 35 वर्ष। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंग एडल्टहुड। ठीक है, युवा अवस्था कब से कब तक की होती है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 25 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा कब से कब तक। देखिए और 12 से क्या होती है, 18 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है, तो वो हमारी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। ओके, और इसमें जो है क्या होगा, तो इसमें जो है 18 से 25 वर्ष तक की अवस्था युवावस्था की कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। ठीक है, सामान्यतः किस आयु में पूरी तरह विकसित होती है, तो आइए भाई इसको देख लेते हैं कि सामाजिक परिपक्वता कब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। ऑप्शन ए है 15 से 18 वर्ष, फिर है 18 से 25 वर्ष, फिर है 25 से 30 वर्ष। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, 30 से 35 वर्ष। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 से 30 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, युवावस्था में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या होती है। ठीक है, युवावस्था में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्लीज इनको जो है स्किप ना करिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। बिल्कुल मतलब आप एक तरह से कह लीजिए कि ये मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये मैंने ऐसे ही कहीं से बनाया नहीं है, पूरी किताबों को देख करके, पूरे पेपर को एनालाइज करके मैंने खुद अपनी तरफ से ये प्रश्न बनाए हुए हैं। आपको बिल्कुल ऐसे प्रश्न इस जो है सीक्वेंस में आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आप चाहे जहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन है कि मतलब मैंने सोचा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न मुझे बनाने चाहिए, मैंने इसमें अपना माइंड लगाया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए और सजेशन करिएगा कि देखिए कैसे लगी क्लास और अन्य चीज़ें। फिर इसके बाद हम कल जो है, या हो सकेगा तो आज ही प्रोवाइड करा देंगे प्रश्नों के प्रकार, एक दिन में 2 वीडियो ही दे देंगे प्रश्नों के प्रकार। तो ये पूरी प्लीज़ मेरा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी एक आप लोग नोट्स मेरी कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए सारी क्लासें देख करके, और उसी को आप बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, जितनी भी हमने जो सीरीज शुरू करने से पहले हमने टॉपिक वाइज जो कराया है, जिन जिन के बारे में जो जो सिद्धांत बताए हैं, तो मैंने पहले उनको थोड़ा बहुत थ्योरी के टाइप में आप लोगों को समझा दिया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की। तो प्लीज़ आप लोग उसको स्किप ना करिए, आप लोग उसको देखिए और हो सके तो नोट्स बनाए, और अगर जो भी उसकी नोट्स बनाए तो प्लीज़ मुझको बताए कि हाँ मैंने आपकी इन वीडियो से नोट्स बनाई। प्लीज़ 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 ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उससे नोट्स बनाइए, फिर उसको आप पढ़िए 2-3 बार करके। अगर नहीं बना रहे तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, फिर आपको लगेगा कि जो है देखिए प्रश्न मिल रहे हैं पेपर में कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेरी स्पेशल क्लास है, स्पेशली बता रहे हैं, इससे पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या है, युवावस्था में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या है, तो देख लेते हैं। ए है आत्म परिभाषा की खोज, बी है शारीरिक विकास, सी है नैतिक विकास, डी है भाषा विकास। तो यहाँ देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आत्म परिभाषा की खोज। ये हमारे युवावस्था की मनोवैज्ञानिक चुनौती है बहुत बड़े स्तर पे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सिद्धांत युवा वयस्कता के संघर्षों की व्याख्या करता है। ए है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, बी है कोहलबर्ग का नैतिक विकास, सी है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, डी है फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये क्या करता है, युवा वयस्कता के संघर्षों की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सा चरण व्यक्तिगत पहचान है ना, पर्सनल आइडेंटिटी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई देख लेते हैं कौन सा चाहिए ऐसा चरण। ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है युवावस्था, डी है मध्य वयस्कता। देखिए यहाँ भी करेक्ट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन बी किशोरावस्था। ये किशोरावस्था है तो क्या है, यही हमारी व्यक्तिगत पहचान के लिए जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण स्टेज है।
फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आइए हम देखते हैं पढ़ेंगे क्या। तो इसमें देखेंगे हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और विभिन्न अवस्थाएं। देखिए 9 नंबर का पॉइंट है, लेकिन इस तरह से भी हमने पहली पूरी पीडीएफ में 1 से लेकर के ऐसे क्वेश्चन नहीं डाला, नहीं तो क्वेश्चन आप नंबर की संख्या 100 के ऊपर है, लेकिन बस टॉपिक टू टॉपिक और हर टॉपिक का जो है अलग नंबरिंग कर दिया है, इसलिए ये हमारा 9 टॉपिक है 9 नंबर का। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि हमने मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया है, तो उनके सिद्धांत क्या हैं और जो वो चीज़ें आएंगी सिद्धांत में, वो जो अवस्थाएं, तो उनकी अवस्थाएं क्या हैं। यहाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था को परिभाषित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों और उनके अनुसार अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए ये देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं आगे, है ना। तो देखिए प्रश्न हमारा, एक मिनट सॉरी, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जीन पियाजे, है ना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इनके बारे में जानते हैं। जो जीन पियाजे, इनका जो विकास का सिद्धांत है संज्ञानात्मक, उससे प्रश्न यहाँ है। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो भाई देख लेते हैं कितने चरण इन्होंने बताए हैं, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, 4 चरण इन्होंने बताए हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, 4 स्टेज बताई हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक, है ना, सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु वर्ग में आती है। ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष, सी है 6 से 12 वर्ष, डी है 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की हमारी संवेदी गामक सेंसरी मोटर जो है अवस्था कहलाती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये अवस्था किस आयु वर्ग में होती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज ये किस अवस्था में आती है। ये दूसरी अवस्था होती है हमारी, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। ए है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक या कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसी को कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है, पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक चरण ठोस तर्क, है ना, कॉन्क्रीट लॉजिक की शुरुआत कर देता है। आइए देखते हैं कि किस किस जो है कर देता है कौन शुरुआत। ए है संवेदी गतिक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी सी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, इनके बारे में आइए देखेंगे, ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या सिद्धांत है, उनसे जुड़ी हुई कुछ स्टेज। प्रश्न है हमारा, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था या एडोलसेंस में व्यक्ति को किस प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो है संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ए है विश्वास बनाम अविश्वास, बी है जो है आत्म पहचान बनाम भूमिका, फिर है स्वतंत्रता बनाम संदेह, फिर है घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आत्म पहचान बनाम भूमिका श्रम। ठीक है, ये क्या है, तो मनोविकास के जो सिद्धांत है एरिक एरिक्सन से, उससे में ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, आत्म पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एरिक एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था या चाइल्डहुड में किस संघर्ष का सामना किया जाता है। ए है हमारा पहल बनाम अपराध बोध, बी है उत्पादकता बनाम हीनता, सी है विश्वास बनाम अविश्वास, डी है स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो है एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था में किस संघर्ष का सामना
किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादकता बनाम हीनता। ये जो है इसमें इस संघर्ष का जो है सामना किया जाता है, उत्पादकता बनाम हीनता। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिगमंड फ्रायड, इनमें देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। आइए देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के लिए कितने चरण होते हैं, 3, 4, 5। उसके अलावा है ऑप्शन हमारा 6। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक, एक मिनट, मौखिक अवस्था ओरल स्टेज का प्रमुख विकासात्मक कार्य क्या है। ए है संतोषजनक विकास और आत्मसम्मान संतुष्टि, ठीक है। फिर बी है हमारा लैंगिक पहचान, ओके। सी है नैतिक विकास, डी है संज्ञानात्मक तर्क। तो देखिए मौखिक अवस्था है ना, ओरल स्टेज का प्रमुख विकासात्मक कार्य क्या है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोषजनक भोजन और आत्मसंतुष्टि। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये ए ऑप्शन, संतोषजनक भोजन और आत्मसंतुष्टि, ये क्या है, मौखिक अवस्था का प्रमुख विकासात्मक कार्य है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रायड के अनुसार गुप्त अवस्था है ना, लेटेंसी स्टेज कब होती है। तो भाई देख लेते हैं ये अवस्था कब आती है। 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष। ये क्या कहलाती है, तो ये गुप्त अवस्था या लेटेंसी स्टेज कहलाती है। अगला ये देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। कोहलबर्ग का जो है सिद्धांत है नैतिक विकास, उससे क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तरों में विभाजित है। तो ये देखते हैं ये कितने विभागों में विभाजित है। भागों में तो है 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3, ठीक है। 3 स्तरों में ये विभाजित है और तीनों स्तर हमने आपको परंपरावादी, उत्तर परंपरावादी, पूर्व परंपरा, इस तरह से हमने सारी बता दी है और कब में किसमें कितनी उम्र है ये भी चीज हमने आपको डिफाइन की है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है। ए है प्राक सम्मेलन स्तर है ना, प्री कन्वेंशनल। बी है सम्मेलन स्तर, कन्वेंशनल। सी है उत्तर सम्मेलन स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल। फिर क्या है, न्याय आधारित स्तर, ये आपका डी है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्राक सम्मेलन स्तर है ना, प्री कन्वेंशनल। ये जो है स्टेज होती है, ये क्या है, तो पहला चरण है हमारा, पहला स्तर है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के उत्तर सम्मेलन स्तर है ना, पोस्ट कन्वेंशनल में व्यक्ति किस प्रकार के नैतिक निर्णयों को लेता है या कैसे निर्णयों को शामिल करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक दबाव के आधार पर, बी है व्यक्तित्व नैतिक सिद्धांत पर, सी है माता पिता की आज्ञा अनुसार, डी है कानूनी नियमों के अनुसार। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों पर। ठीक है, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों पर क्या है, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल में व्यक्ति के किस प्रकार को जो है नैतिक निर्णय लेता है, तो व्यक्तित्व नैतिक सिद्धांतों पर वो निर्णय लेता है। अब हमारा अगला सिद्धांत होगा वाइगोत्स्की है ना, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बन रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ए है जन्मजात गुणों पर, बी है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है परिवेश पर, सी है अनुवांशिकी पर, डी है तंत्रिका तंत्र के विकास पर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निकट विकास क्षेत्र है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का क्या अर्थ होता है। तो क्या इसकी फुल फॉर्म बताना, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि कई बार देखिए हमने बताया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि ये किसका दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो आपका है, ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है।
वह सीमा जहां बच्चा दूसरों की सहायता के बिना कार्य कर सकता है। वह सीमा जहां बच्चा दूसरों की सहायता से सीख सकता है। वह सीमा जहां बच्चे केवल शिक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। डी है वह सीमा जहां बच्चा कोई भी कार्य नहीं करता। देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वह सीमा जहां बच्चों की जो है सहायता, वह सीमा जहां बच्चा दूसरे की सहायता से सीख लेता है ना, सीख सकता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन बी। ओके, वह सीमा जहां बच्चा दूसरों की सहायता से सीखता है, ये चीज है। फिर धीरे धीरे करके उसको अपने ऊपर जो है भरोसा होने लगता है। अगला है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की कुछ परिभाषाएं, कि जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया है, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं, ये देख लेते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में मातृ वियोग है ना, की अवधारणा किसने दी, ए है बॉल्बी है ना, जॉन बॉल्बी, बी है पियाजे, सी है वाइगोत्स्की, डी है फ्रायड। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बॉल्बी। जॉन बॉल्बी ने जो है मातृ वियोग की अवधारणा दी है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए कुछ चीजें और भी हैं। स्टैनली हॉल, रॉस और एलिजाबेथ हरलॉक के जो है के अनुसार विकास की संबंधित अवधारणाएं, कुछ चीजें हैं इनके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़े, तो हमने कहा इसको इसी में जोड़ लेते हैं। स्टैनले हॉल किशोरावस्था की तूफान और तनाव की अवधारणा, जो उन्होंने क्या है, तो ये किसका लिखा है, तो जो है इन्होंने 1904 में है ना, 1904 में कौन सी बुक्स लिखी थी, तो इन्होंने एडोलसेंस बुक लिखी थी। एडोलसेंस बुक एक इनकी लिखी हुई गई थी, कब, 1904 में। उसमें इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं ना, तूफान और जो है संघर्ष की अवस्था है, या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इन्होंने किशोरावस्था को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है। ठीक, स्टैनले हॉल किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था, ये कब लिखी, बुक जो है 1904 में इन्होंने लिखी स्टैनले हॉल, उसी में इसको डिस्क्राइब किया। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को किस प्रकार की अवस्था माना है, ए है आत्म शांति की अवस्था, फिर है स्थिरता की अवस्था, सी है तूफान और तनाव की अवस्था, डी है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तूफान और तनाव की अवस्था है ना, क्या माना है, तूफान और तनाव की अवस्था माना है स्टैनले हॉल ने। अगला देखिए, क्या स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरों में मुख्य रूप से किस प्रकार का भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ये हमारा किस प्रकार का मिलता है, देखते हैं। ए है स्थिरता और स्थिर और संतुलन, अस्थिर और उग्र, केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अस्थिर और उग्र। ये जो है उतार चढ़ाव किशोरों में आपको देखने को मिलता है, अस्थिर और उग्र उनकी भावनाएं होती हैं, या संवेग कह सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या होती है, तो है ऑप्शन हमारे 10 से 15, 12 से 18, 14 से 21, 16 से 25। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14 से 21। ठीक है, ये किशोरावस्था की सामान्य आयु कहलाती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्टैनले हॉल ने किशोरों के विकास को किस सिद्धांत से जोड़ा है, तो देख लेते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरों के विकास को किस सिद्धांत से जोड़ा है, ए है पुनरावृत्ति सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी है सॉरी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, डी है नैतिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनरावृत्ति सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, किशोरों के विकास को किस सिद्धांत से जोड़ा, पुनरावृत्ति के सिद्धांत से उन्होंने जोड़ा है। अगला देख लेते हैं, जे.एस. रॉस, इनकी विकास की अवस्थाओं में क्या क्या चीजें हैं। जे.एस. रॉस ने विकास को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है, ए है अचानक घटित होने वाली, धीरे धीरे और सतत होने वाली, सी है केवल अनुवांशिक पर आधारित, डी है केवल पर्यावरण पर आधारित। तो केवल केवल वाला तो वैसे भी कट जाएगा, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, धीरे धीरे और सतत होने वाली प्रक्रिया। जे.एस. रास ने माना है कि
क्या होता है, विकास जो है धीरे धीरे होता है लेकिन सतत या लगातार होता रहता है, ऐसी प्रक्रिया उन्होंने विकास को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जे.एस. रॉस के अनुसार विकास के कितने मुख्य सिद्धांत हैं। तो भाई मुख्य सिद्धांत आई जानते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। जे.एस. रॉस के अनुसार विकास की 5 मुख्य अवस्थाएं या जो है 5 मुख्य सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। फिर अगला देख लेते हैं, जे.एस. रॉस ने मानव विकास को किस रूप में परिभाषित किया है। ए है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का सतत विकास, बी है केवल अनुवांशिक विशेषताओं का परिणाम, सी है केवल सामाजिक प्रभाव का नतीजा, डी है जन्म के बाद विकास की प्रक्रिया। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे.एस. रॉस ने मानव विकास को किस रूप में परिभाषित किया है, तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की जो है सतत विकास है उसके रूप में परिभाषित किया है मानव विकास को। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ हरलॉक, इन्होंने क्या बताया विकासात्मक अवस्था के बारे में, कि जो है हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। ए है सामाजिक अलगाव, बी है आत्म पहचान की खोज, सी है नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, डी है सीखने की प्रक्रिया का रुक जाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आत्म पहचान की खोज। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता यही कि वो अपनी आत्म पहचान, अपना आत्मसम्मान, अपनी जो है एक सेल्फ मतलब कह सकते हैं ऐसा उसके अंदर भावना किशोर के रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरलॉक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है, 5 अवस्थाएं रहती हैं हरलॉक के अनुसार। अगला देखते हैं बाल विकास में क्या है क्वेश्चन, हरलॉक ने किस आयु को पूर्व किशोरावस्था है ना प्री एडोलसेंस कहा है। भाई देख लेते हैं किसने से कितनी उम्र को कहा है। ए है 6 से 10 वर्ष, बी है 9 से 12, सी है 12 से 15, फिर ऑप्शन डी है हमारा 15 से 18। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, एक मिनट सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 से 12 वर्ष। ये पूर्व किशोरावस्था की स्टेज में आती है। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की पहचान क्या है। ए है संज्ञानात्मक और सामाजिक बदलाव, ठीक है, फिर है पूरी तरह स्थिरता, सी है जन्मजात व्यवहार में परिवर्तन, डी है शारीरिक विकास का ठहराव। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक और सामाजिक बदलाव। ये क्या है, हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की पहचान क्या है, संज्ञानात्मक और सामाजिक बदलाव उसके अंदर आने लगते हैं, यही उसके जो है बदलाव हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अवधारणाएं देखते हैं कि क्या है, एक मिनट तो देख लेते हैं ये कि क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जानते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। ए है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, ठीक है। फिर है जे.एस. रॉस ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। एलिजाबेथ हरलॉक ने वयस्कता को खेल की उम्र कहा है। फ्रायड ने किशोरावस्था को जनन अवस्था ये जो है जेंटल स्टेज कहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ हरलॉक ने वयस्कता की जो है खेल की उम्र कहा है, ठीक है। लेकिन इसे पूछा क्या गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत, खेल की उम्र बालावस्था को कहा जाता है, वयस्कता को खेल की उम्र कहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। एलिजाबेथ हरलॉक ने वयस्कता को खेल की उम्र कहा है। खेल की उम्र कब से कब तक होती है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी डिफाइन हो गई। आप देखिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने जो है इतना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, स्किप ना करिए। तो जो ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बताई है। आज की स्पेशल बात ये है कि स्पेशल क्लास थी ये, कल ही इसको कंप्लीट कर देते, कुछ ही चीज़ें रह गई थी, लेकिन कल ही से मुझको रात में लग रहा था कि बुखार आने चढ़ रहा है, इसीलिए मतलब अजीब सी उलझन होने लगी थी। फिर मजबूरी में हमने कल ये स्किप कर दी। प्रसव के प्रकार जो है हमने इसमें ऐड नहीं किए, कहा तो था लेकिन उसको ऐड नहीं किया। अगर हो सकेगा तो आज ही कर देंगे उसको हम, नहीं तो कल आप लोगों को उसकी क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 50 डेज सीरीज़ की क्लास में, क्योंकि 50 डेज सीरीज़ भी इस समय हम नागा नहीं करना चाहते हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट कर दे। देखिए कुछ लोगों ने बताया है कि मैम जो है टॉपिक क्लियर कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, मतलब ऐसे करके न्यूट्रिशन साइंस, लेकिन प्लीज़ 50 डेज सीरीज कंप्लीट हो जाए बस हम, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट की हो गई। उसके बाद हम होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन दोनों साथ में लेकर चलेंगे, जैसा आप लोगों का जो है आदेश होगा। जैसे न्यूट्रिशन साइंस भी हमने टॉपिक वाइज डिवीजन नहीं कराया, उसमें भी जैसे बताया है कि प्रोटीन के प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के, वैसा के ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आइए, तो बिल्कुल श्योर हम लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे अपनी। बस मुझे सजेशन इसी तरह से देते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।